नमस्कार और इस वक्त हम लाइव हैं। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है आज की इस चर्चा में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं श्वेता भारती जी, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं मुराबी एंड सोलोमन पार्टनर्स में, सीनियर एडवोकेट हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका इस चर्चा में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो एक बहुत अहम विषय पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हम चर्चा करेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लागू हो गया है भारत में, वो क्या है, अब इसके आगे क्या होगा, आसाम अकॉर्ड क्या है, क्यों इसका कई तबकों में इसका विरोध हुआ, उसके पीछे क्या उनमें भ्रम है कोई, सरकार ने इसका क्या पक्ष रखा और किस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए जो अब तक जिनके पास इलीगल इमिग्रेंट्स की हम बात कर रहे हैं और जिनका जी, पर्सिक्यूशन हो रहा था माइनॉरिटीज का वहां पर, उनको जी, नागरिकता ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देने की एक कवायद है। इसमें फास्ट ट्रैक किया जा रहा है उनकी सिटीजनशिप को। और जी, इसमें जो 6 धर्मों की बात की जा रही है वो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन है। जी, तो जब भी कोई नया कानून आता है, वो लागू होता है, तो ये हमारी कोशिश होती है कि उसके कानूनी पहलुओं को किसी एक्सपर्ट से जाना जाए। तो हमारे जी, साथ कानूनी जानकार सीनियर एडवोकेट श्वेता भारती जी हैं। तो बहुत आसान शब्दों में मैं चाहूँगी श्वेता जी कि आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें समझाएँ कि ये सीएए सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये क्या है? जी। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ऑलरेडी एक सिटीज़नशिप एक्ट था। तो जी, ये उसमें अमेंडमेंट लाया गया है और इसका पर्पस जो है वो है इंडियन सिटीज़नशिप देना उन इल्लीगल इमिग्रेंट्स को जिन्होंने देश में हिंदुस्तान में दिसंबर 31, 2014 से पहले एंटर किया है और जिनका धर्म या तो वो हिंदू हैं या वो सिख हैं या वो बुद्धिस्ट हैं या जैन हैं या पारसी हैं या क्रिश्चियन हैं और वो किन कंट्रीज से होंगे वो मेंशन किया गया है। तो उसमें या तो वो अफ़गानिस्तान से होंगे या वो जी, बांग्लादेश से होंगे या फिर वो पाकिस्तान से होंगे। तो इन कंट्रीज़ से जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आए हैं, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए ये पूरा संशोधन किया गया है। ये संशोधन 2019 में ही इनफैक्ट प्रपोज़ हुआ था। एक्ट को आने में इनफैक्ट एक्ट भी काफ़ी समय पहले आ गया, बट उसके जो रूल्स थे, उसको फ्रेम करने में समय लगा और अब जो रूल्स हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं, तो उसके बेसिस पे अब इसकी इसकी एप्लीकेशन होगी। तो अगर आप रूल्स को देखेंगे तो उसमें जी, अलग-अलग के फॉर्म दिए गए हैं पोर्टल में। तो जो जिस भी पोर्टल में जो फॉर्म दिया हुआ है, तो जिसके लिए जो एप्लीकेबल होगा, उस लिहाज से लोग अपने-अपने फॉर्म्स भरेंगे और उसके बाद उस पे विचार करके और उनको नागरिकता दी जाएगी, जो लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो अगर आप देखें इसका कॉन्टेक्स्ट और थोड़ा-सा मैं इसमें जी, इलैबोरेट और बिल्कुल। करूँगी कि आर्टिकल 11 अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, हुँ, तो उसमें ये पार्लियामेंट के पास पावर दिया गया है टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटिज़नशिप बाय लॉ। तो अगर पार्लियामेंट ने पास किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, वो जो उसका जो पर्पस था वो था प्रोवाइड करना एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। तो उसमें एंट्री 17 लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल, उसमें उन्होंने डिस्कस किया है सिटीजनशिप टर्म को, सिटीजन जी, और नेशनलाइजेशन एज अ टर्म एंड एलियंस एज अ टर्म। तो उसमें पार्लियामेंट के पास पूरी तरह से पावर है इस विषय पर, सिटीजनशिप के विषय पर लेगिस्लेट करने की। तो 87 तक तो जितने भी इंडियन सिटीजनशिप जिनके पास थी, उन लोगों के ऊपर अप्लाई करता था या जो लोग इंडिया में बॉर्न हुए हैं उनके ऊपर अप्लाई करता था। उसके बाद बहुत सारे पॉपुलर मूवमेंट्स हुए जिसके बाद कि इलीगल इमिग्रेशन के का भी बहुत सारा विषय हुआ था, बांग्लादेश से बहुत से लोग आए थे। तो इसके बाद फिर थोड़ा और अमेंडमेंट किया गया कि अगर एक पेरेंट अगर इंडियन है, तो वो ऐसे लोगों को सिटीज़नशिप लॉ में अमेंडमेंट ला करके उनको भी इसके तहत लाया गया था। फिर 2004 में फिर से अमेंडमेंट आया था, दैट इसमें जी, फिर सिर्फ़ एक पेरेंट का इंडियन होना काफ़ी नहीं था, दूसरा ये भी पहलू था कि वो इल्लीगल इमिग्रेंट नहीं होंगे। तो अब इल्लीगल इमिग्रेंट का भी जो विषय था वो क्या था? तो वो लोग जो कि देश के बाहर से हैं और वो जी, देश में विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट या वीज़ा के इंडिया के अंदर घुसते हैं और उनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है किसी भी तरह का, इंडियन डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट या वीज़ा या ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो फिर उनको इल्लीगल इमिग्रेंट का दर्जा दिया गया था और उनके लिए फिर प्रावधान था
कि उनको या तो जेल कर दिया जाएगा या फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946, या फिर पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट जो था वो 1920 का था। तो ये तो सिनेरियो था जो हुँ, अमेंडमेंट आया उससे पहले का। अब क्या किया गया है कि आफ्टर दिस अमेंडमेंट अब आपके पास ये एबिलिटी है कि अब आप लोगों को, उन लोगों को जो कि आपके आई मीन ये जो 3 कंट्रीज़ जो मैंने पहले बताए थे आपको, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं, और वो हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, और वो हिंदुस्तान में 2014 दिसंबर 31 2014 से पहले से रह रहे हैं। उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी या उनका एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा। लेकिन उसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले 12 महीने से वो हिंदुस्तान में रहने चाहिए और उनका एक वैलिड एड्रेस रहना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं। जी। इसमें ये भी आता है सवाल कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में जी, जहाँ इनर लाइन पास लगता है। तो जी। वहाँ ये लागू नहीं होगा, उसके पीछे की वजह क्या है? और अगर आप उसे एक्सप्लेन कर पाएँ? जी, जी, जी। उसमें एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है बेसिकली इल्लीगल इमिग्रेंट जो कि आपके ट्राइबल एरियाज़ आसाम के हो गए या फिर मेघालय के हो गए या मिज़ोरम के हो गए, त्रिपुरा के हो गए, जो कि आपके 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, और ट्राइबल एरियाज़ जैसे कि कार्बी आंगलोंग है आसाम में, गारो हिल्स है मेघालय में, चकमा डिस्ट्रिक्ट है मिज़ोरम में, त्रिपुरा में ट्राइबल एरियाज़ जो हैं वहाँ पर आइडेंटिफ़ाई किया गया है, जहाँ पर कि आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होता है जैसा आपने कहा। अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, उन लोगों के लिए ये यहाँ पर वहाँ पर ये लागू नहीं होगा। और अगर उसको आप जोड़ें असम एकॉर्ड से, तो असम एकॉर्ड क्या था? असम एकॉर्ड बेसिकली वाज़ द आइडिया वाज़ टू कीप अ कट ऑफ डेट जो कि 24 मार्च 1971 था। तो उससे पहले जो भी लोग जो जिनको कि स्टिपुलेट किया गया था कि वो जी, डिटेंशन या डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट हैं, उन लोगों को ये परमिशन नहीं दिया जाएगा टू कम इनटू इंडिया। और सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट इज़ सिर्फ़ असम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये पूरे देश के लिए एप्लीकेबल है। पर और ये कहीं से भी कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं करता आपके एनआरसी को। तो जी। फॉर सम रीज़न आई थिंक इसको लेकर के लोगों में एक गलत धारणा बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया। अगर आप शुरू में देखिए जब हुँ, ये आया था एक्ट, उस समय काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया इसके ऊपर। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये कहीं से भी एनआरसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। इट इज़ ओनली प्रोटेक्टिंग द इंडिजिनस कम्युनिटीज़, जो हमारे लोकल कम्युनिटी हैं देश के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इल्लीगल इमिग्रेंट से, क्योंकि आपकी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जाती है, आपकी बाकी की फैसिलिटीज़ जो आप इंडियंस को बिल देते हैं, वो नहीं मिल पाएँगी, जो ट्राइबल्स को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। तो इसी वजह से जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनको सिर्फ़ एक सैक्रोसैंक्ट वो आइडेंटिफ़िकेशन और एक्सक्लूजन दिया गया, और बाकी के देश के ऊपर ये अप्लाई करेगा। तो आई थिंक बहुत सी गलत धारणाओं की वजह से भी लोग काफ़ी उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा एक एस्पेक्ट ऑफ कोर्स है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट थोड़ा-सा वो एक सेपरेट हुँ, आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। बिकॉज़ अगर आप देखें, तो ना तो पाकिस्तान में, ना बांग्लादेश में और ना अफ़गानिस्तान में कोई भी जी, मुस्लिम अपने आप को वहाँ पर माइनॉरिटी नहीं कह सकते। हुँ, जैसे हिंदुस्तान में हिंदू अपने आप को माइनॉरिटी नहीं कह सकते। तो जब आप अपने देश में हैं और माइनॉरिटी नहीं है, तो जब आपका परसिक्यूशन होता है, तो सिर्फ़ हुँ। परसिक्यूशन जो होता है वो माइनॉरिटीज़ का ही होता है। तो कहीं न कहीं ये गलत धारणा के तहत लोगों ने इसके ऊपर बहुत से सवाल उठाए कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है और ये है, वो है। जी, बट आई बिल्कुल। कहीं ऐसा ये गलत है, ये पूरी धारणा ही अपने आप में गलत है इसके बारे में। सरकार ने इसके सपोर्ट में क्या आर्गुमेंट्स दिए चाहे रिलीजियस परसिक्यूशन की बात हो, चाहे ये 3 देश हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पूरी तरह से वहाँ की लॉज़ जो हैं वो इस्लामिक हैं। तो और वहाँ पर हमने आए दिन देखा है किस तरह से परसिक्यूशन होता है माइनॉरिटीज़ का हिंदुओं का और भी दूसरे जिन धर्मों की बात हो रही है। तो बिल्कुल। अब यहाँ पर उसी को ग्राउंड लेते हुए कि उनके साथ जो हिंसा हो रही है, उनका जो उत्पीड़न होता है, उसको बचाने के लिए हमारा एक हिस्टोरिकल ज़िम्मेदारी भी बनती है। बिल्कुल, श्वेता जी। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज़ ट्रू। और अगर उसको आप और थोड़ा और एक्सटेंड कर लें, आप अहमदिया और रोहिंग्या को भी साथ में ले लें, तो जी, उनके पास तो अभी भी ये पावर है कि वो इंडियन सिटीज़नशिप ले सकते हैं थ्रू नेचुरलाइज़ेशन, हाँ। अगर वो देश में वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ एंटर करते हैं, वैलिड ट्रैवल हुँ, डॉक्यूमेंट के साथ एंटर करते हैं। तो अगर आप सरकार का आर्गुमेंट इसके ऊपर देखें, तो सरकार का आर्गुमेंट प्राइमरीली क्या था? सरकार का हुँ, आर्गुमेंट ये था कि हम किसी भी तरह से इसमें इट इज़ नॉट एंटी मुस्लिम।
तो ये तो हाँ, सबसे पहले गलत धारणा को सरकार ने अपनी तरफ से क्लियर किया है कि दिस इज़ नॉट अबाउट मुस्लिम्स। और दूसरा, अगर आप हरीश साल्वे जी का देखेंगे स्टेटमेंट भी इसके ऊपर, तो जी, उन्होंने भी ये कहा है कि कंट्रीज़ जो कि सीएए में स्पेसिफाई किए गए हैं, उनका अपना एक रिलीजन है, स्टेट रिलीजन है, और वो अपने इस्लामिक रूल्स के तहत ही चला रहे हैं अपने देश को। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इस्लामिक मेजॉरिटी नेशंस कैन आइडेंटिफाई देयर पीपल एज़ पर हू फॉलोज़ इस्लाम एंड हू डज़ नॉट। तो जब आप अपने देश में इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, लाइक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, तो वहाँ पर आप अपने आप को रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं कह सकते हैं। हुँ, तो ये सिर्फ गवर्नेंस का प्रॉब्लम था जो नेबरहुड में था, जिसकी वजह से इनफैक्ट जो इनके अपने इश्यूज़ हैं, उसका वो पर्पस भी नहीं रहा है कभी भी सीएए कमेंट करने का। अपने गवर्नेंस प्रॉब्लम को आप अपने देश में रखें, लेकिन अगर आप माइनॉरिटीज़ का परसिक्यूशन कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान ने एक मौका दिया है कि आपको आकर के यहाँ पर सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसमें एक और बात इम्पोर्टेंट है कि माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स को भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया है। जी, उनका मेंशन नहीं है, नॉर्मल रूट लेकिन खुला है उनके लिए। पे उनके पास भी रूट खुला हुआ है। तो वो भी हुँ, अगर चाहें तो आकर के अप्लाई कर सकते हैं, और केस टू केस बेसिस पे उनके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देख करके गवर्नमेंट उनके लिए भी परमिट कर सकती है। तो आई थिंक वो बहुत क्लियर है इन इन दैट सेंस। जी, तो लगातार जो इसको लेके विरोध हो रहा है, हुआ अब जी, तक 4 साल लगे इसको लागू होने में। जी, पहले इसके विरोध में इतना दंगे हुए और काफ़ी कुछ प्रदर्शन हुए और इसके अलावा फिर कोविड और अब जाके ये लागू हुआ। जी, तो ये इसको लेके कहा गया कि डिस्क्रिमिनेटरी है। जी, जी। और जिस तरह आपने कहा कि ये कोई भी आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता है। करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक बहुत सारे ऐसे एक्यूज़ेशंस लगे हैं कि एक्यूज़ेशन है कि ये एंटी मुस्लिम बायस है, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा इसको टारगेट किया गया है इस एक्ट को कि ये एंटी मुस्लिम है। उनका ये भी कहना है कि ये सिटीज़नशिप एक्ट जो है ये वायलेट करता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज़्म, आपके जी। प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज़्म, इक्वालिटी, जस्टिस। बट हुँ, आई थिंक इनमें से कोई भी तथ्य सही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि केस टू केस बेसिस पे उनको फिर भी एग्ज़ामिन किया जाएगा, और उनके लिए भी रास्ता बंद नहीं किया गया है। तो आई थिंक ये हाँ, आर्गुमेंट अपने आप में कहीं न कहीं सही नहीं है। दूसरा जो अपोज़िशन था वो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा था। नॉर्थ ईस्टर्न जी, स्टेट वाले जो कह रहे थे कि ये जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, इनका प्रोस्पेक्ट ऑफ सिटीज़नशिप जो कि होगा कि मासिव नंबर में लोग आएँगे, इल्लीगल इमिग्रेंट्स आएँगे बांग्लादेश से। और इस वजह से उनकी एक एंग्ज़ायटी थी, उनका एक फ़ियर था जी। कि उनका पूरा डेमोग्राफ़ी चेंज हो जाएगा। उनके लिए लॉस ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ हो जाएँगे, या इरोशन होगा उनके इंडिजिनस कल्चर का। तो आई थिंक इनमें से इसी वजह से जो अगर आप एक्ट को देखें तो उसमें उनका जो एलिगेशन है वो है कि एक्ट कहीं न कहीं आसाम अकॉर्ड को वायलेट करता है। बट वही इसी वजह से आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा सही नहीं है, जिस वजह से मैंने कहा कि ये सही नहीं है। इन्होंने एक्सेप्शन ऑलरेडी क्रिएट किया था, और एक्सेप्शन जो क्रिएट किया था वो इसी वजह से किया था कि इन लोगों को, जो लोग इन ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, या जिनके पास इस तरह का फ़ियर था डेमोग्राफिक चेंज होने का, उनके लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है लॉ में। तो आई थिंक गलत धारणाओं की वजह से और कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो रीज़निंग दी जाती है, उसकी वजह से लोग ज़्यादा इसके खिलाफ हुए थे शुरू में। जी, तो अब आप इसके लागू होने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? किस तरह से जो लोग पहले से रह रहे हैं भारत में और जो 2014 दिसंबर से पहले भारत में आ चुके हैं, अब जी। वो अगर नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें किस प्रोसेस का फॉलो करना होगा ऑनलाइन? ऑनलाइन तो अब डिफरेंट तरह के पोर्टल में फॉर्म्स आ गए हैं, तो उन फॉर्म्स को अप्लाई करना है बेसिकली समय के हिसाब से आपको जिस भी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, उसके लिए अलग तरीके के फॉर्म्स दिए हुए हैं, तो आपको फॉर्म्स को फिल अप करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है कि जहाँ भी आप रह रहे हैं पिछले 1 साल से कम 1 साल से, और उसके बाद अप्लाई करना है, और जैसे मतलब जब कंसिडर किया जाएगा आपके एप्लीकेशन को, और उसके बाद अप्रूवल उसके ऊपर मिलेगा। तो आई थिंक यही प्रोसेस फ़ॉलो होगा अभी तो लार्जली। आई थिंक रूल्स इसीलिए ज़रूरी थे, और रूल्स पे इसी वजह से टाइम लगा, बिकॉज़ उसको बड़ा क्लियर और मेथोडिकल बनाना था, और जो फॉर्म्स थे उसको भी बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाना था। तो आई थिंक ये सब कुछ सोच समझ के जब अब किया गया है, तो अब आई थिंक इट विल बी ईज़ियर फॉर पीपल टू अप्लाई, और फिर उनको मिल जाएगी नागरिकता उसके हिसाब से। जी, श्वेता जी जब भी कोई कानून आता है तो उसके विषय में बहुत भ्रामक जानकारियाँ भी फैलाई जाती हैं। किसी के भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं उसके पीछे। करेक्ट, करेक्ट। तो ज़ाहिर तौर पर ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कानूनी जानकार से ये
बात साफ कर लें कि इस जी, कानून का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? अ, जी। मुस्लिमों में इसको लेके बहुत ज़्यादा एक तरह से असंतोष है, उनमें विरोध है और वही है, एक्चुअली गलत धारणाओं की वजह से ये सारा विरोध हुआ है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को एकदम ध्यान में रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के पास तो अनफ्रैक्चर्ड हाँ, पावर है, संविधान मेक लॉज़, इसमें कोई 2 विषय नहीं हो सकता है। और सो फार एज़ सिटीज़नशिप इज़ कंसर्न्ड, वो भी पार्लियामेंट के पास पावर है। अपोज़िशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एलिगेशन ये बेशक लगा ले कि सरकार जो है कहीं न कहीं बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या सेक्युलरिज़्म और इक्वालिटी पे अटैक कर रही है, बट ये धारणा बिल्कुल गलत है। बिकॉज़ जैसा मैंने कहा कि मुस्लिम्स अपने देश में तो माइनॉरिटी नहीं हो सकते, और इसीलिए माइनॉरिटी परसिक्यूशन उनके साथ नहीं हो सकता है। और अल्टीमेटली जो मुझे लगता है ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में मैटर, जहाँ पर इसका इंटरप्रिटेशन होगा। और कहीं पर भी ये नहीं मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कुछ है जो कि अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसीलिए इस लॉ को बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही गंभीर विचार के बाद बनाया गया है, और इसकी ज़रूरत बहुत समय से थी। तो इस वजह से इसके बारे में अगर इसका आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी देखें या इवोल्यूशन भी देखें, तो काफ़ी समय से इसके ऊपर डिस्कशन चल रहे थे। छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स आए, पहले भी आए, और अब जाकर के एक इंक्लूसिव तौर पे लॉ बनाया गया, जो कि हर मुद्दे को ध्यान में रख के बनाया गया है। और स्पेशली जो माइनॉरिटीज़ हैं इन देशों के, इनके प्रोसिक्यूशन से को एड्रेस करने के लिए, जो अब चाहते हैं कि शरण हमारे देश में लें, तो कम से कम उनको इस देश की नागरिकता मिले, इस देश की जितने भी बेनिफिट्स हैं वो उनको मिल सके, और और वो फिर अपने अपने हिसाब से अपने देश के नागरिक बन सके। तो यही जी। आइडिया था बेसिकली। जो हमारे देश के 9 राज्य हैं, उनके 31 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें कहा जा रहा है ये ऑलरेडी लागू है जी। और तो क्या पावर दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और जो होम सेक्रेटरी हैं उन राज्यों के कि वो किस तरह से नागरिकता देने का उनको अधिकार दे दिया गया है? एक्चुअली जो ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखें, तो डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है प्रोसीजर कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो उसी डॉक्यूमेंटेशन के तहत ही एक्चुअली उनको ये पावर मिला है। तो अब हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के तो आप और कोई प्रावधान था नहीं इसके अलावा कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये पावर दें कि वो हुँ, एग्ज़ामिन करे, जो भी आपके पास फॉर्म में फिल अप हुआ है, डिटेल्स है, फैक्ट्स है, उन सब में कितना तथ्य सही है, क्या सही है, और जो फॉर्म में डिटेल्स लिखे गए हैं उसमें क्या जेन्युइन है, नहीं है, एड्रेस का प्रूफ जो दिया गया है वो सही है या नहीं है। तो आई थिंक बहुत सी चीज़ों को एग्ज़ामिन करके और फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर दिया गया है कि वो इस तरह के एप्लीकेशंस को कंसिडर करें और उसके बाद फिर अपना रिकमेंडेशन दें। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे मैं भी बात करना चाहूँगी जो मतलब बतौर एक नागरिक मन में सवाल उठते हैं कि हम दिल्ली में भी देखते हैं कि बहुत जी, सारे ऐसे इलाके हैं जो स्लम एरियाज़ हैं, वहाँ जी, आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि इल्लीगल माइग्रेंट्स उनको फीचर से, उनकी भाषा से, उनकी बातचीत से। तो जी, उनको तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती किसी डॉक्यूमेंट की, कई बार ऐसा होता है कि बहुत आसानी से वो बोल देते हैं कि उनका आईडी बन जाता है। जी। तो अब मतलब वो भी एक पहलू इसमें आता है कि वो भी तो बहुत सारे ऐसे इल्लीगल माइग्रेंट्स आपको दिखाई देते हैं स्लम एरियाज़ में आस-पास के बिल्कुल, जो बिल्कुल। कि जिनके उनकी भाषा से, उनकी बोलचाल से, उनके रहन-सहन से, उनके फीचर से आप आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि वो है नहीं यहाँ के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज़ ट्रू। और आई मीन इसी वजह से, आई मीन जब वो रह रहे हैं इस देश में और इतने समय से रह रहे हैं और उनकी भाषा और बोलचाल से आपको ये पता भी लग रहा है वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो हुँ, उनकी जो स्थिति है वो एक्चुअली बहुत बुरी हो जाती है, बिकॉज़ उनके पास कोई राइट नहीं है अभी, बहुत सी चीज़ों को क्लेम करने का। तो वो आपके देश में तो रह रहे हैं 2014 से पहले से, लेकिन उसके बावजूद भी उनको देश की चूँकि नागरिकता नहीं मिली है, तो उसी वजह से वो बहुत से ऐसे एडवांटेजेज़ हैं जिस जिस जो जो उनके लिए प्रिक्लूडेड है। तो आई थिंक ये जो एक जब जब अमेंडमेंट लाया गया, तो द आइडिया वाज़ कि इनको थोड़ा इंक्लूसिव बनाया जाए, ताकि वो लोग जो रह रहे हैं आपके देश में, उनको भी अपने देश की सुविधाओं का लाभ मिले, और वो भी फिर अपने आप को देश का पार्ट समझे और जिस स्थिति में वो अभी रह रहे हैं, उससे बेहतर स्थिति अपनी कर सके। उनको रोज़गार में फिर अपॉर्च्युनिटीज़ मिले और भी बहुत सी जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं सरकार की, उन सब में भी उनको इंक्लूज़न हो सके। तो आइडिया यही था बेसिकली कि इसको थोड़ा और इंक्लूसिव बनाया जाए। तो उनकी स्थिति बहुत सुधरेगी जो अभी स्लम में रह रहे हैं और जिनके पास और कोई तरीका नहीं है अपने रोज़गार का, और फिर वो और गलत तरीके से पैसे कमा के काम चला रहे हैं अपने देश में। तो उन सबको एक प्रोसेस के तहत, इंक्लूज़न के तहत लाया जाएगा अपने देश में,
as a citizen of the country. जी, बहुत-बहुत शुक्रिया श्वेता भारती जी हमसे बात करने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। आपके कंक्लूडिंग कमेंट? मेरी कंक्लूडिंग कमेंट ये है कि आई थिंक इसके विषय में जितनी गलत धारणाएँ हैं उसको हमें डिस्पेल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और इस समय ज़रूरी था जब हमारे देश के या हमारे देश के आस-पास के देशों के नागरिक जो हमारे देश में शरण लेने के लिए आए हैं, उनको हम इंक्लूसिव तरीके से अपने देश में सम्मिलित करें। और जो आपके देश में रह रहे हैं पिछले 10-12 साल से और उसके बावजूद भी उनको जो आपने एक अलग वो रखा हुआ था, तो कम से कम उन सब के पास एक पॉसिबिलिटी होगी कि अपने देश के साथ जुड़ सकें और अपने देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें और साथ में अपनी स्थिति को भी बेहतर कर सकें। ना ये माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट है और ना ये किसी भी तरह से आपके असम अकॉर्ड को इम्पैक्ट करता है। तो आई थिंक इन गलत धारणाओं को डिस्पेल करना बहुत ज़रूरी है और इस एक्ट और इसके रूल्स का स्वागत करना चाहिए हमें खुले दिल से, ये मेरा कहना है।